गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? मैं हारून, एकलव्य एकेडमी मेरठ से। आज हम जिस विषय की बात करेंगे उसका नाम है भूगोल। देखो, सभी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं। अब देखो, हमारे चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, यानी कि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की बात हो, या हमारे स्टेट के जो और अदर्स एग्ज़ाम है उनकी बात हो, आज के समय में भूगोल विषय की जो महत्ता है बहुत बढ़ चुकी है। इसकी कई शाखाएं हैं, मुख्यतः दो शाखाएं इसकी हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी? एक तो भारत का भूगोल है और दूसरा है विश्व का भूगोल। तो इन शाखाओं को समझने के लिए, जानने के लिए हमें टॉपिक वाइज चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है ना? भूगोल यदि हम सामान्य बात करें, अभी तो मैं आज सिलेबस बता रहा हूँ आपको। यदि सामान्य बात करें कि भू किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है ना? किसको कहते हैं? पृथ्वी को। यानी कि सामान्य शब्दों में पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। ठीक है ना? अब आज के समय में पृथ्वी के अध्ययन के साथ साथ हम खगोल का भी अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है? और पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का भी अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है? तो यानी कि एक भूगोल आज के समय में एक डायनेमिक सब्जेक्ट हो चुका है। ठीक है? आज यदि सबसे बड़ी चुनौती विश्व के सामने है तो वो क्या है? वो पर्यावरण की है। किस चीज की है? पर्यावरण की है। पर्यावरण जो असंतुलित हो रहा है उसको कैसे संतुलित किया जाए, कि ताकि आने वाले समय में, यानी कि जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं उनको कैसे संरक्षित रखा जाए। तो भूगोल का अध्ययन भी, सॉरी, पर्यावरण का अध्ययन भी हम किस में कर रहे हैं? भूगोल में कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हमारे चाहे वनडे एग्जाम की बात हो, हमारे चाहे वनडे एग्जाम की बात हो, या सिविल सर्विस के जो एग्जाम है उनकी बात हो, भूगोल का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। ठीक है ना? तो अब हम देखेंगे, पहले हमें किसी भी एग्जाम में जाने से पहले उसके सिलेबस का पता होना चाहिए। सिलेबस में भी जितने सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे अभी हम बात करेंगे यूपीएससी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा भूगोल पाठ्यक्रम। तो यानी कि जो ज्योग्राफी का सिविल सर्विस में जो रोल है उसके बारे में देखेंगे क्या है। अब देखो, इसमें दो हैं, भारत का भूगोल होता है और दूसरा क्या होता है? विश्व का भूगोल होता है। तो भारतीय भूगोल की बात करें तो भारतीय भूगोल की जो मूल बातें हैं, कि जैसे स्थान है, अक्षांश है, देशांतर है, समय क्षेत्र है, ये सारी चीज हो गई। ठीक है ना? कि भाई स्थान क्या है? भारत की बात करें तो भारत किस देशांतर में है, यानी कि किस गोलार्ध में है, किस देशांतर में, कौन से अक्षांश के मध्य है, वो सभी चीज लोकेट करनी पड़ेगी हमें। ठीक है ना? तो ये बेसिक चीजों में आ जाएगा। दूसरा है भारत के एग्जाम्पल, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से, यानी कि जैसे चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश में हाल फिलहाल में जो है राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो चुकी है, जो वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनको भारत ने शरण दी है, यानी कि उनका तख्ता पलट हो चुका है। वहाँ एक तरीके है, यदि हम कह सकते हैं कि वहाँ जुंटा सरकार आ चुकी है, यानी कि सैन्य सरकार आ चुकी है। तो पड़ोसी देशों से संबंध कैसे हैं, उनकी कितनी सीमाएं हैं, स्थलीय सीमा है या जलीय सीमा है, प्राकृतिक सीमा है, कृत्रिम सीमा, वो सभी बारे में हम जानेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य है, यानी कि जिनको हम जल संध्या भी कहते हैं, स्टेट बोलते हैं। यानी कि जल संध्या क्या होती है? सीधी सी बात है, ऐसा क्षेत्र जो दो स्थल मंडल को अलग कर रहा हो और दो जल राशियों को आपस में जोड़ रहा हो, उनको क्या कहेंगे हम? जल डमरू मध्य कहते हैं। ये आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी देश के लिए। वहाँ आवागमन होता है, जो हमारा परिवहन होता है आर्थिक रूप से, उसके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य और उनकी स्थिति, किसी के देश के पास कितने राज्य हैं, उनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य। ठीक है? जैसे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि किस देश की, किस राज्य की सीमा किसी देश के साथ हमारी मिल रही है। जैसे हम देखेंगे उधर पाकिस्तान, तो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, तो उनकी जो स्थिति है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है? भौतिक विशेषताएं, तो भौतिक विशेषताओं में पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी के ऊपर भौतिक रूप से जो चीज विराजमान है उनके बारे में हम देखेंगे प्राकृतिक रूप से। अब जैसे हिमालय है,
अब हिमालय की बात करेंगे। भूवैज्ञानिक संरचना कैसी है उसकी, यानी कि जो उसकी बनावट है वो कैसे बना, यानी कि सीधी सी बात है, वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, तो वो कैसे बना। जलवायु की जो वनस्पति है, जो जलवायु है और वनस्पति है कैसी है, मिट्टी, जैव विविधता, भौतिक विभाग, प्रमुख दर्रे, महत्व, यानी कि भौतिक विशेषताएं हैं। अब आज के समय में जो दर्रे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि हाँ, दर्रे हमेशा से महत्वपूर्ण हैं। जब भारत पर आक्रमण हुए हैं या भारत पर जो विदेशी लोग आए हैं, बहुत सारे जो उत्तर पश्चिम वाले दर्रे हैं उनसे होकर आए हैं, ठीक है। तो विशेषताएं, जलवायु कैसी है, संरचना कहती है। अब देखो, महान उत्तर भारतीय मैदान, उस उत्तर भारतीय मैदान की भूवैज्ञानिक संरचना, भौतिक विभाग, जलवायु, वनस्पति, ये सारी चीज इसमें हम देखेंगे। दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप सामान्य बात है किसको बोलते हैं, यानी कि स्थल मंडल का ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, जैसे भारत है। अब देखो, भारत, ये दक्षिण भारत की बात करेंगे हम, या प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोलते हैं। इधर क्या है, अरब सागर है, यानी कि पश्चिम में। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और इसके दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। यानी कि स्थल मंडल का ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रायद्वीप बोलते हैं। अब इसके नीचे क्या है, श्रीलंका है। यहाँ भारत के नीचे क्या है, श्रीलंका है। अब देखो, अभी हम पीछे पढ़ रहे थे कि भारत और उसके पड़ोसी देश, तो जो पड़ोसी देश है क्या है, श्रीलंका है, और भी देश है, परंतु श्रीलंका से भारत की सीमा कैसी मिली हुई है, प्राकृतिक है, और दूसरी कैसी, जलीय है, यानी कि जलीय सीमा है। अभी हमने एक बात और पढ़ी थी, जल डमरू मध्य। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी स्टेट है, यानी कि यहाँ जल डमरू मध्य है, पाक जल संधि, पाक जल संधि है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि भूगोल के अंतर्गत हम आर्थिक रूप से जो घटनाएं घट रही हैं उनको भी पढ़ेंगे, जो राजनीतिक रूप से घटनाएं घट रही हैं उनको भी पढ़ेंगे। देखो, भारतीय विदेश नीति की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति की बात करें, तो उसका महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किसी भी व्यक्ति को उस क्षेत्र के बारे में, यानी कि हमारे किसी द्विपक्षीय संबंध है। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल हम किसको देख रहे हैं, बांग्लादेश को देख रहे हैं। यहाँ क्या है, बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की जो स्थिति है, हालांकि भारत से अलग हुआ था बांग्लादेश, पहले पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान था, पहले भारत का हिस्सा था, फिर पूर्वी पाकिस्तान था, फिर 1971 में इसका विभाजन हुआ, बांग्लादेश बना। तो अब हमें यहाँ की जो स्थिति है भारत के, इसकी प्राकृतिक सीमा है, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ जो जलीय आधार है उसके बारे में जानेंगे। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी देश के साथ हम यदि द्विपक्षीय संबंध या बहुपक्षीय संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी का होना आवश्यक है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखो, अभी क्या कर रहे थे हम, प्रायद्वीपीय पठार, तो इसमें दक्कन का पठार है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, ये सारी चीज हम देख रहे थे। अभी भारतीय रेगिस्तान, यानी कि जो भारतीय रेगिस्तान है उसके बारे में जानेंगे। कहाँ है, जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, जिसको हम क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल, थार डिजर्ट, ये भारत और पाकिस्तान दोनों में सम्मिलित है। किसमें, दोनों में सम्मिलित है। तीसरा है तटीय मैदान और प्रायद्वीप, द्वीप सॉरी। तो देखो, भारत की जो ये स्थिति है, यदि हम क्या कर रहे थे, अभी भारत की स्थिति पढ़ रहे थे, विशेष रूप से भौगोलिक। अभी तो मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ आपको, उसके बाद क्या होगा, जब पढ़ाएंगे आगे तो उसको सारी चीजें खोल के बताएंगे। यानी कि जो भारत है उसकी एक क्या है, अपनी स्थलीय सीमा है, ठीक है। स्थलीय सीमा के अलावा हमारे पास क्या है, यहाँ द्वीप हैं, सभी देशों के पास होते हैं मोस्टली। तो द्वीप क्या होता है, ऐसा पृथ्वी का ऐसा खंड जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, यानी कि छोटे खंड होते हैं। अब इधर क्या है, लक्षद्वीप है, जैसे इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है, तो और छोटे छोटे द्वीप हैं, इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। नदी प्रणालियां हैं। अब देखो, नदी प्रणाली यदि हम भारत की बात करेंगे, तो नदी प्रणाली मुख्यतः दो प्रकार की हैं, यदि स्थान के आधार पर आप देखेंगे। दो प्रकार की कैसे हैं, एक तो उत्तर भारत की नदी प्रणाली,
और दूसरी क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी प्रणाली। नदियां क्या हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से बहने वाले जल को, जो जिसका उद्गम होता है पहाड़ से या किसी भी क्षेत्र से, पृथ्वी से, और वो स्वतः बहता है और कहीं भी समा जाता है, उसको क्या कहते हैं, नदी, सामान्य रूप से। अब देखो, यदि हम भारत की बात करें, ठीक है, इंडिया की बात करें, हम बेसिक चीज बना देते हैं हम, तो यहाँ दो प्रकार की नदियां प्रवाहित होती हैं। यदि हम इसको देखें मध्य में, तो कर्क रेखा है, तो इसके ऊपर उत्तर भारत है और नीचे दक्षिण भारत, हम बेसिक चीज में जानेंगे। तो अब यहाँ क्या है, हिमालय की नदियां हैं, ऊपर कौन सी हैं, हिमालय की नदियां हैं, और इनमें विशेषता यह है, इनमें वर्ष भर जल प्रवाहित होता है। वर्ष भर क्या है, जल प्रवाहित होता है, यानी कि सतत वाहिनी नदियां हैं, और मुख्यतः कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में मुख्यतः। अब नीचे क्या है, प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं, ठीक है। प्रायद्वीप भारत की नदियां कैसी, असतत वाहिनी है, क्योंकि वो हिमालय की जो नदियां हैं वो ग्लेशियर से पिघलती हैं, तो ग्लेशियर में लगातार पिघल रही हैं, तो वहां से पानी का बहाव हो रहा। जबकि ये कैसी हैं, वर्षा पर निर्भर करती हैं। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, ये क्या है, वर्षा पर निर्भर करती हैं। तो जो भारत की नदी है मुख्य, वो कौन सी, गंगा नदी है, सबसे बड़ी है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। तो अब नदियों में क्या है, परिवहन का कार्य भी होता है। जैसे गंगा नदी है, राष्ट्रीय जलमार्ग है, कहाँ से कहाँ तक, ये इलाहाबाद से लेकर, जिसको प्रयागराज कहते हैं, और कलकत्ता तक है, जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग एक कहते हैं। अब 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हो चुके हैं, ठीक है, तो इनका महत्वपूर्ण काम है। अब दूसरा क्या है, प्रायद्वीप नदियां हैं, नदी घाटियां हैं, यानी कि जो जहां जहां नदी बह रही हैं उनके क्षेत्र में जो उनकी आकृतियों ने जो रूप लिया है, घाटियां जो बनी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। अब देखो, नदी घाटियों से बहुत सारे कार्य होते हैं, ठीक है ना। जो नदियां बह रही हैं वहां से बहुत सारे संसाधन होते हैं उनके पास, और ये बताया जाता है कि जितनी भी सभ्यताएं पनपी हैं, वो सब कहाँ पनपी हैं, नदी घाटी के क्षेत्र में पनपी हैं। आप भारत में सिंधु सिविलाइजेशन को देख लो, आप मिस्र में नील नदी को देख लीजिए। तो जितना भी उद्विकास हुआ है मानव का, या सभ्यताएं जन्मी है, वो कहाँ जन्मी है, नदियों के किनारे ही जन्मी है। अब इसमें भी क्या है, कुछ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, कुछ क्या है, पूर्व में वो बहने वाली नदियां हैं। इसमें भी क्या है, कुछ नदी डेल्टा बना रही हैं और कुछ नदी एस्चुरी बना रही है। हालांकि भारत की तो मुख्यतः दो ही नदी हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो एस्चुरी बनाती है ना। तो मुख्य सभी नदी क्या बना रही हैं, डेल्टा बना रही हैं। तो ये उनके मुहानों के प्रकार हैं, जब नदियां मुहानों पर गिरती हैं, उसके देखेंगे, ठीक है। नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजना, भारत की बात चली है, ठीक है। तो ये सारी चीज क्या है, बेसिक चीज है। दूसरी चीज क्या है, आगे हम भारत की जलवायु पढ़ेंगे। सीधी सी बात है, मानसून की जलवायु हमारे, और प्रेरक तंत्र एल नीनो और लालिनो का प्रभाव बहुत रहता है, मौसम कैसा रहता है और चक्रवात कैसे बनते हैं। दूसरा है खनिज और उद्योग। अगला पॉइंट क्या है, खनिज और उद्योग, खनिज का वितरण, औद्योगिक नीतियां और संस्थान। देखो, किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो खनिज है उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा, खनिज क्या कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा भी दे रहे हैं। अब जैसे बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, कोयला है, ठीक है, या यूरेनियम है, ये क्या काम कर रहे हैं, ऊर्जा का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा सोना है, चांदी है, बॉक्साइट है, तांबा है, तो बहुत सारी चीज हम देखेंगे। कृषि है। आज यदि भारत की बात करें, तो भारत कैसा है, कृषि प्रधान देश है, और ये कहा जाता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका है, कृषि का है। तो मुख्यतः चाहे भारत हो चीन हो, दोनों क्या है, कृषि पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। और भारत को तो कहा जाता है किसानों का देश। भूमि का उपयोग कैसे किया जाए, कृषि पद्धतियों के प्रकार, किस किस प्रकार की कृषि हो रही है। हरित क्रांति का योगदान। हरित क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसने भारत को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है, ठीक है। मिट्टी और उनकी फसलें के कितने प्रकार की मिट्टियां हैं, और उन मिट्टियों के अनुसार उनमें क्या क्या फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। सिंचाई कैसे होती है, भूमि सुधार कार्यक्रम क्या है, और पशुपालन, क्योंकि
पशुपालन का जो वर्तमान में या पहले भी जो कार्य है वो कृषि पर निर्भर रहता है। तीसरी चीज, जो सरकारी योजनाएं कृषि को लेकर बनी हुई हैं। अब आगे टॉप पॉइंट आता है प्राकृतिक वनस्पति और जीव। इसमें वर्गीकरण कर देंगे, भारत में वर्षा का वितरण हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान आदि इनके बारे में जान लेंगे। और रेड जो लाल सूची आती है जो उसमें शामिल प्रजातियां होती हैं, रेड डाटा बुक, उसके बारे में जानेंगे कि कोई पशु या पक्षी के कोई प्रजाति कितने दिन से विलुप्त है। आर्थिक अवसंरचना के बारे में पढ़ेंगे, परिवहन, इसमें राजमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग आदि के बारे में जानेंगे। आज के समय में हम जब से मानव का उद्भव हुआ है, मानव के उद्भव से लेकर और वर्तमान तक यदि विकास की गति घूमी है तो राष्ट्रीय राजमार्गों से घूमी है, वो अंतर्देशीय जलमार्गों से घूमी है। क्योंकि जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन किसी भी देश का होगा, उतनी अच्छी नीतियां वो देश बनाएगा और उसके विकसित होने के योगदान में उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कहा जाता है कि यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो आज विकसित हुआ है, उसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो किसका है? महामार्गों का है। देखो महामार्गों का क्यों है, सीधी सी बात है। अब सपोज करो एक किसान एक गांव में रहता है, ठीक है, उसने गेहूं उपजाई, ठीक है, तो अब उसे मंडी सपोज करो 10 किलोमीटर दूर है उससे, ए गांव में है, बी शहर है, मंडी बी में है। तो उसने गेहूं उपजाई, सपोज करो गेहूं वो 2000 रुपए प्रति क्विंटल बेचता है। किसको? किसी बिचौलियों को बेचेगा। अब मंडी में क्या है? 2500 रुपए को है। अभी यहाँ क्या है? 2000 रुपए है और मंडी में क्या है? 2500 रुपए। तो अब उसे 500 रुपए का नुकसान हो रहा। नुकसान क्यों हो रहा? क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इतना बढ़िया नहीं है। बोले यार मैं सुबह जाऊंगा शाम तक आऊंगा, पीछे ट्रैक्टर या गाड़ी जो भी कुछ लेकर आऊंगा, चीज़ें खराब हो जाएंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़िया नहीं है। दूसरी चीज़, ये बेसिक, ये क्षेत्रीय बात बता रहा हूँ जो छोटी है। अब यदि यहाँ से मंडी, यदि राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं होंगे तो उसकी जो डिमांड है वो कैसे पूरी होगी? आगे जाएगा तो डिमांड उसकी भी चल रही है। तो बात यह है कि यदि राष्ट्रीय राजमार्ग बढ़िया होंगे तो किसान कहाँ जाएगा? सीधा कहाँ जाएगा? मंडियों में। तो उसको 500 रुपए की वहाँ इनकम हो रही है। अब यहाँ से जो उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है आगे, जिस चीज़ का भी, वो और आगे ले जाएगा तो और अच्छी चीज़ होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि महामार्गों का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए मौजूदा केंद्रीय सरकार ने महामार्गों की संख्या बढ़ाकर 111 कर दी है। ठीक है। बिजली और ऊर्जा, आज हम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आप हमसे कनेक्ट हैं, किस माध्यम से? ऊर्जा के माध्यम से। यदि ऊर्जा नहीं हो तो ऊर्जा आप हम एक साथ नहीं पढ़ सकते थे। मैं आपको नहीं पढ़ा सकता था, आप मुझसे नहीं पढ़ सकते हो। तो ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और ऊर्जा में भी आज जो अक्षय ऊर्जा है, जो स्वच्छ ऊर्जा है, उसके लिए नीति बनाई जा रही है कि किस प्रकार से अक्षय ऊर्जा को आगे बढ़ाया जाए ताकि पर्यावरणीय जो ह्रास हो रहा है उसको किसी भी रूप में रोका जाए। ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सौर ऊर्जा संगठन है, भारत और फ्रांस की पहल से बनाया गया है। तो उसमें बहुत सारे देश हैं जो मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य अवस्थित है, क्योंकि यहाँ जो अक्षय ऊर्जा है उसका असीमित भंडार है। तो उसके लिए आगे की बात चली, क्योंकि भविष्य का ईंधन ही अक्षय ऊर्जा है। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर परंपरागत स्रोत हैं। ऊर्जा संरक्षण कैसे किया जाए? मानव भूगोल, इसमें जनसंख्या की आ जाएगी और जो सेंसस है वो आ जाएगा। अब देखो वर्ल्ड जियोग्राफी की बात करेंगे। प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र हैं, विकसित देशों का क्षेत्रीय भूगोल है, विकासशील देशों का क्षेत्रीय भूगोल है और दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय भूगोल है। अब देखो 7 कॉन्टिनेंट हैं, यानी कि 7 महाद्वीप है हमारे पास। ठीक है। अब जो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है वो किसमें करती है? एशिया में करती है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर, दोनों के आधार पर हमारा एशिया महाद्वीप बड़ा है। और एशिया महाद्वीप में भी जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़ा देश है अब वो भारत हो चुका है। पहले चीन हुआ करता था, अब चीन को जनसंख्या के मामले में भारत ने पछाड़ दिया है। तो ये कहा जाता है कि जिसकी जनसंख्या जितनी अधिक युवा होगी वो उस जनसंख्या का उपयोग उतना ही अधिक कर सकेगा देश के विकास के लिए। तो हम कितना कर रहे हैं वो देखकर पता चलेगा। अब इसमें भौतिक भूगोल की बात करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी कि जो आज हम जिस स्वरूप पर रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, इसका विकास कैसे हुआ है। यानी कि जो सौरमंडल के साथ
में जो अन्य ग्रह हैं, अन्य उपग्रह हैं, उनके साथ साथ पृथ्वी का विकास कैसे हुआ है। ठीक है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, चट्टान जो हैं उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, फोल्डिंग और फोल्टिंग पढ़ेंगे, ज्वालामुखी और भूकंप, ये सारी क्या है, भौतिक भूगोल में आ जाएंगे। ठीक है। पृथ्वी का आंतरिक भाग, अपक्षय, नदियां, हिमानी क्रियाओं द्वारा निर्मित स्थल रूप, नदिया क्रियाओं द्वारा, वायु क्रिया द्वारा और हिमानी क्रियाओं द्वारा स्थल रूप। जलवायु विज्ञान, वायुमंडल, संरचना और संयोजन, यानी कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का जो घेरा है वही क्या है, वायुमंडल है। उसमें विभिन्न प्रकार की गैसों का समायोजन है, यानी कि विभिन्न अनुपात में गैसों का एक घेरा जो हमारी पृथ्वी को घेरे हुए है वो क्या कहलाता है, वायुमंडल है। इसमें टेम्परेचर पढ़ेंगे, पृथ्वी की जो दबाव पेटियां हैं वो पढ़ेंगे, बादल कैसे बनते हैं, वर्षा कैसे होती है, चक्रवात, प्रतिचक्रवात और प्रमुख जलवायु प्रकार। ओशनोग्राफी में महासागर हैं, तापमान है, लवणता है, महासागरीय निक्षेप हैं, यानी कि जो हमारी पृथ्वी की संरचना में सागर हैं, महासागर हैं, उन सब का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा सागर की लहरें हैं, एल नीनो है, लानीना है, और लहरें और ज्वार हैं। ठीक है ना। मिट्टी उत्पत्ति, और पहले हमने मिट्टी भारत के संदर्भ में देखी थी, अब क्या है, वैश्विक संदर्भ में देखेंगे। प्रमुख बायोम देखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र देखेंगे, ये इन्वायरमेंट का पूरा चैप्टर आ जाएगा। अब मानव भूगोल देखो, अब क्या है, आप चाहे वनडे एग्जाम की बात कर लें या स्टेट सिविल के एग्जाम की बात कर लें, सभी एग्जाम्स में अब जो एग्जामर है वो लीक से हटकर चीजें पूछ रहा है। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं है कि केवल जो परंपरागत चीजें हैं उन्हीं पर फोकस करना है, अब हमें कुछ ऐसी चीजों पर भी फोकस करना है जो विभिन्न प्रकार की हो रही है, यानी कि जिनका पहले कम आती थी अब उनका रोल ज्यादा है। मानव एवं पर्यावरण, मानव भूगोल का संबंध, वृद्धि, विकास, नियतिवाद और संभावनावाद। ठीक है। हालांकि ये थोड़ा क्या कह सकते हैं हम इनको, ये वाद वाला चैप्टर है, वाद यानी कि थिंकर वाला है, पर इसके बारे में हम जान लेंगे। जनसंख्या, जनजातियां, प्रवास, यानी कि पृथ्वी के इस क्षेत्र, पृथ्वी के इस क्षेत्र में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की जनजातियां हैं, निग्रेटिव है, काकेसस है, ऑस्ट्रेलाइड है, मंगोलिया है, यानी कि कौन कौन सी जातियां निवास कर रही हैं और कहाँ कहाँ प्रवास हुआ है कि किसकी। और देखो, कोई भी जाति है वो मुख्यतः कहाँ निवास करती है, वो अपने जलवायु के अनुकूल प्रवास करती है, ऐसा मुख्यतः देखा जाता है। आर्थिक गतिविधियां हैं, कृषि, विनिर्माण, उद्योग, तृतीयक क्षेत्रीय गतिविधियां, बस्तियां हैं, शहरीकरण है, कस्बे हैं, मिलियन सिटीज हैं, और मेगा सिटीज का कार्यात्मक वर्गीकरण है। ठीक है ना। तो यानी कि आज मेगा सिटी की बात हो रही है, आज हमारे यहाँ क्या बात हो रही है, स्मार्ट सिटी की। हालांकि स्मार्ट सिटी तो हमारे पास पहले भी थी, कहाँ थी, सिंधु सिविलाइजेशन में स्मार्ट सिटी तो थी वो सारी। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है, जहाँ आधारभूत चीजें सही तरीके से और व्यवस्थित रूप में लिए। तो हम यदि हम सिंधु सिविलाइजेशन में जाएंगे, आज ये जो स्वच्छता अभियान की बात हो रही है या स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, वो सारा कॉन्सेप्ट वहीं का है। तो वो सारी चीज देखेंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो भूगोल की बात करेंगे हम, तो उसके बारे में व्यवहारिक रूप से अध्ययन करेंगे, और एक एक बिंदु पर देखो, भूगोल में मुख्य बात यह है, मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो मैपिंग प्रक्रिया है उसका बड़ा रोल है, कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि भारत में 28 राज्य हैं जो पूर्ण राज्य हैं, कि हमने रट लिए, रटने से नहीं, हमें यह पता होना चाहिए कि किसकी सीमा कहाँ मिल रही है। ठीक है ना। अरब सागर किधर है, बंगाली खाड़ी किधर है, हिंद महासागर किधर है। ठीक है ना। तो यानी कि जो ऊपर राज्य है, चाहे लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, किसकी सीमाएं किससे मिल रही। तो यदि हमारे मैप में कार्य किया होगा, यदि हमने मैप बनाकर देखा होगा, तो हम चीज़ों को जान लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है। कल से विधिवत रूप से क्लास चलाएंगे इसकी। धन्यवाद।